नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस नए क्लास में और यूट्यूब के इस विजन आईक्यू पर। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है उसमें पढ़ लिए थे सिख साम्राज्य का जो हिस्ट्री है, उसको भी पूरा विस्तार से हम लोग देख लिए थे। अब इसके बाद जो मुगल काल के जो समकालीन ऐसे और भी शासन चल रहा था हिंदुओं का, तो उसमें से आता है मराठा साम्राज्य। तो इस मराठा साम्राज्य को हम लोग देखेंगे और इनमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और इनके जीवनी हो गया और इनका जो इतिहास हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मराठा साम्राज्य क्या है, तो इस मराठा साम्राज्य को समझने से पहले आपको एक चीज़ का और अवेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो लाइक है ये आप लास्ट में कर सकते हैं जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी। तो हम लोग मराठा साम्राज्य को देखते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य का उदय उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये मराठा साम्राज्य आया ही क्यों, इसका जन्म क्यों हुआ मराठा साम्राज्य का। तो देखिए, एक होता है भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफी जो होता है, क्या उस समय की जो जियोग्राफी था कि वो हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा था उन सब चीज़ों को लेकर हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में जन जागरण होता है। जन जागरण अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो एक आता है पुनर्जागरण, वैसे हिंदुओं में एक जन जागरण हुआ। तो इसके कारण ये पहला। दूसरा जो है कि औरंगजेब का जो हिंदू विरोधी नीति थी औरंगजेब की, इस कारण मराठा साम्राज्य का ये उदय होता है। और तीसरा जो है, मराठाओं जो मराठा में संत थे, मराठा संत थे, कवि थे, मराठा संत हो गए, कवि हो गए, तो उनकी जो रचनाएं होती थी वो लोगों तक जब पहुंचती थी तो उनमें चेतना की भावना उत्पन्न होती थी। उनमें धार्मिक जब आंदोलन होता था, धार्मिक आंदोलन, तो उनसे एक ज्ञान जो मिलता था अपने धर्म के प्रति, तो उन सब चीज़ों को लेकर मराठा साम्राज्य का उदय होता है। और जो चौथा है कि मुगल साम्राज्य, जो चौथा पॉइंट है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है, जो मुगल साम्राज्य है, मुगल, इसका इसका जो पतन की स्थिति के कारण है, मुगल के पतन की स्थिति के कारण मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, जन्म होती है। तो मराठा साम्राज्य में देखें तो सबसे पहले आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनका देख लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये इतिहास क्या है। तो देखिए, इनका जन्म और परिवार के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में, ये पुणे में है, महाराष्ट्र के। तो इनका जन्म होता है शिवनेरी 1630 ईस्वी में और 19 फरवरी को। इनके पिताजी होते हैं साहब जी भोसले और माताजी का क्या नाम होता है, जीजाबाई। तो माताजी का नाम है जीजाबाई। तो इनका जो शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे। इनके जो पिता हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, ये एक मराठा सरदार थे जो बीजापुर सल्तनत के लिए काम करते थे। तो बीजापुर सल्तनत के लिए काम करते थे। और इनके गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास थे, जो ये क्या थे, धरकारी संप्रदाय के थे। धरकारी संप्रदाय के थे। और इनके जो संरक्षक दादाजी कोंडदेव। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो संरक्षक हो गए वो दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है। इनकी उपाधि की बात करें, इनकी कौन कौन सी उपाधि थी, तो छत्रपति का एक उपाधि था, ये अपने नाम के आगे इनका छत्रपति लगाया जाता है, ये उपाधि होता है, छत्रपति हो गया ये छत्रपति। और एक था हिंदू धर्मोद्धारक, धर्मोद्धारक। और एक था राजा। और राजा जो उपाधि था ये औरंगजेब ने दिया था। तो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1686 में 16 साल की उम्र में ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में एक तोरण किला है, इसको सबसे पहले जीत लेते हैं, तोरण किला को। इसके बाद राजगढ़ हो गया, कोंढाना हो गया जो सिंहगढ़ है, पुरंदर जैसे अन्य भी इंपॉर्टेंट जो किले होती हैं उनको भी अपने कब्जे में ये ले लेते हैं। इनका देखिए, जो पहला विजय था, जो पहला ये विजय प्राप्त किए थे वो था सिंहगढ़ किला पर ये 1643 में विजय प्राप्त किए थे, 1643 में। और देखिए, जो पहला 1646 में ये शिवाजी ने तोरण किला को जीता था। लेकिन कुछ ऐसे बुक्स में शिवाजी जो जीता गया था वो पहला दुर्ग कौन सा बताया गया है, सिंहगढ़ किला को बताया गया है। तो खैर कोई भी हो कि हम लोग ये अलग अलग ये जो डेट वाइज है इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। इनकी
राज्याभिषेक की बात करें तो एक दो बार हुआ था। 1674 में, 1674 में एक राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, ये रायगढ़ दुर्ग में। ये रायगढ़ दुर्ग जो किला है इसमें मैं घूम चुका हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है। ये काफ़ी सह्याद्री पर्वत में ये ऐसे रायगढ़ जो किला है वहाँ पर बनाया गया है। तो अगर आप कभी विजिट करिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो वहाँ का जो किला है वो आपको कैसा लगा। और दूसरा जो इनका राज्याभिषेक होता है वो सितंबर 1674 में होता है, और ये एक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा होता है। कौन करते हैं? निश्चलपुरी गोसाई गोसाई द्वारा ये राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1657 में 1657 में पहली बार शिवाजी का जो मुकाबला हुआ था, मुकाबला वो मुगलों से हुआ था। मुगलों से मुकाबला हुआ था 1657 में। शिवाजी बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। तो शिवाजी किसकी तरफ से लड़े थे? बीजापुर की तरफ से। बीजापुर वर्सेस मुगल। तो बीजापुर की तरफ से शिवाजी लड़ते हैं, शिवाजी लड़े। फिर से 1659 में बीजापुर शासक ने शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खां के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी। देखिए 1659 में जो बीजापुर के शासक ये शिवाजी को दबाने के लिए एक अफजल खां था, उसके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजता है। लेकिन शिवाजी ने क्या कर देते हैं? वो अफजल खां की हत्या कर देते हैं। अफजल खां की हत्या कर देते हैं। अफजल खां वहीं पर मर जाता है। अब 1660 में क्या होता है? 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजता है, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है। दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है। गवर्नर नियुक्ति करता है। लेकिन क्या होता है कि 1663 में भेजता है, 1660 में, लेकिन 1663 में शिवाजी ने रात में पुणे के महल पर आक्रमण कर देते हैं। पूना का एक महल होता है, उस पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें शाइस्ता खान भाग जाता है। ये क्या हो जाता है? भाग जाता है वहां से, उस महल से भाग जाता है। फिर से 1664 की बात करें तो ये जितना मैं डेट वाइज बता रहा हूं, एक एक पॉइंट करके आप लिखते जाइएगा। 1664 में क्या होता है कि शिवाजी ने सूरत को लूट लेते हैं। शिवाजी ने किसको लूटते हैं? सूरत को लूट लेते हैं। देखिए औरंगजेब ने आमेर के राजा औरंगजेब ने जो आमेर के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी दमन के लिए भेजता है, और जय सिंह के साथ युद्ध में शिवाजी की हार होती है। तो औरंगजेब ने जय सिंह को भेजता है किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? शिवाजी के साथ लड़ने के लिए युद्ध में भेजता है। तो ये जय सिंह वर्सेस शिवाजी होता है, शिवाजी का युद्ध चलता है, जिसमें शिवाजी का तो हार हो जाता है। और इस हार में शिवाजी ने एक संधि प्रस्ताव रखा जाता है शिवाजी के पास। तो ये शिवाजी ने संधि कर लेते हैं, और इस संधि को पुरंदर की संधि बोला जाता है। तो इस संधि को क्या बोला जाता है? पुरंदर की संधि बोला जाता है, जो 1665 में ये संधि होती है। 1665 में ये संधि होती है। इस संधि से क्या होता है? शिवाजी की बहुत लॉस होती है, हानि होती है। तो इस संधि में क्या होता है कि शिवाजी का जो 23 किला वो मुगलों को सौंपना पड़ा था। 23 किला मुगलों को सौंपना पड़ा। लेकिन इनके अंदर की जो ज्वाला थी, आग जो जल रही थी शिवाजी का, क्योंकि ये 23 किला सौंप चुके थे, और शिवाजी एक ऐसे वीर योद्धा थे कि जो मुगल के आगे कभी झुके नहीं। तो 23 किला तो उन्होंने उस संधि में वो मुगल को सौंप दिए, लेकिन वो अपने दिल में वो ऐसे जुनून था उनका कि उस किला को अपने पास कब्जा करने के लिए। फिर क्या होता है कि 1666 में जय सिंह के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आते हैं। जय सिंह के आश्वासन पर जय सिंह बोलता है कि आप औरंगजेब आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी कहाँ जाते हैं?
शिवाजी आगरा जाते हैं। आगरा किससे मिलने? किससे मिलने? औरंगजेब से। औरंगजेब से आगरा मिलने जाते हैं, लेकिन उचित उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो वो क्या कर देते हैं, ये औरंगजेब जो होता है वो उनको इज्जत, वो ऐसा इज्जत नहीं देता है कि जो एक राजा को मिलना चाहिए। तो इससे वो नाराज हो गए। नाराज होकर वो क्या करते हैं, औरंगजेब मतलब वो नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन आगरा में रख लेता है। वो उठकर जाने लगते हैं। जब उठकर वो चल देते हैं, उठकर चल देते हैं, तो ये औरंगजेब ने उनको शिवाजी को कैद कर लेता है। कैद करने पर ये जयपुर का एक भवन था, जयपुर का एक भवन था, उस जयपुर का भवन आगरा में इनको कैद कर लेता है। शिवाजी ने औरंगजेब से कभी समझौता मतलब ऐसा करना नहीं चाहते थे। शिवाजी ने औरंगजेब से समझौता तो कर ही लिया, लेकिन वो कभी करना नहीं चाहते थे और अपने पुत्र संभाजी को मुगल युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज दिया। तो शिवाजी ने जो थे वो औरंगजेब से समझौता एक करते हैं। औरंगजेब से एक समझौता करते हैं कि उनके जो पुत्र होते हैं संभाजी महाराज, संभाजी महाराज, तो इसके जो मुगल युवराज जो होता है कौन, मुअज्जम, मुअज्जम की सेवा करने के लिए भेज देते हैं। बस 1670 ईस्वी में 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः मुगलों पर युद्ध कर देते हैं। मुगलों पर पुनः इन्होंने युद्ध कर दिया, युद्ध आक्रमण बोल देते हैं शिवाजी महाराज जी ने। और ये जो पुरंदर की संधि हुआ था उसमें 23 किला जो उन्होंने खो दिया था, 23 किला किसको दे दिया था, वो मुगलों को दे दिया था। तो इस 1670 ईस्वी में अपनी जो सेना प्रशिक्षण है उसको काफी आधुनिक बना दिए थे। और इनका जो सेना में था वो पहली बार जो नौसेना इनकी सेना में पहली बार बनाई गई थी। नौसेना, नौसेना मतलब ये नौसेना जो होती थी ये समुद्र में भी लड़ने के लिए आगे आ जाती थी। ये नौसेना इसलिए बनाया गया था कि समुद्र में भी ये लड़ने के लिए तैयार थी। तो ये जो पुरंदर की संधि में शिवाजी महाराज जी ने जो 23 किला खो दिए थे, इस 1670 ईस्वी में जब मुगलों पर आक्रमण करते हैं तो लगभग 23 किला तो जीतते ही हैं, लगभग ये पूरे 300 किलो को अपने कब्जे में ले लेते हैं। 300 किले अपने कब्जे में ले लेते हैं और जीत लेते हैं। शिवाजी ने जिंजी को अपने दक्षिण भाग की राजधानी बनाते हैं। जीतने के बाद देखिए क्या होता है कि 1670 में तो ये पुनः कब्जे मतलब कई 300 किले तक अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसमें 300 जो किले होते हैं ये कर्नाटक अभियान में भी ऐसा मतलब करने के बाद भी ये जीतते हैं। मतलब ये जो 300 किले केवल मुगलों में ही नहीं, ऐसे इनका टोटल पूरा मिलाकर इनका जो 300 किला है ऐसे लिस्ट किया गया हिस्ट्री में। क्योंकि देखिए कर्नाटक का जो अभियान है ना, कर्नाटक अभियान इनका कब होता है, इनका 1677 में होता है। कर्नाटक अभियान कब होता है, 1677 में। तो इस अभियान में शिवाजी ने जैसे कर्नाटक के जिंजी हो गया, मदुरई हो गया, बेल्लूर हो गया, ऐसे मतलब कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु के ऐसे कई मतलब 100 से अधिक जो किले थे वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और धीरे धीरे ये जो किले की संख्या होती है वो 300 तक बढ़ जाती है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 300 किले अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ये जो कर्नाटक के जिंजी प्रांत को जो जीते थे उसको अपनी दक्षिण भारत की वो राजधानी बनाते हैं। तो मतलब अपनी दक्षिण भाग के वो अपनी राजधानी बनाते हैं, जिंजी को राजधानी बनाते हैं। ठीक है। 12 अप्रैल 1680 को, ये डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु होने के बाद 21 अप्रैल 1680 को राजा राम का अभिषेक हुआ। लेकिन इसके कुछ समय बाद शिवाजी के जो 2 पुत्रों और 2 पत्नियों से उत्पन्न हुए थे, उनकी 2 पत्नियां जो थीं उनमें से जो 2 पुत्र हुए थे संभाजी और राजाराम के बीच क्या उत्तराधिकारी का एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो गद्दी पर बैठने के लिए विवाद हो जाता है किन में, संभाजी महाराज में, संभाजी वर्सेस राजा राम में
ये उत्तराधिकारी के लिए विवाद, आपस में विवाद हो जाता है। लेकिन जो लास्ट में गद्दी पर बैठते हैं वो राजा राम को गद्दी से उतार कर संभाजी महाराज ये गद्दी पर 20 जुलाई 1680 में ये गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। तो इसके बाद जो मराठा साम्राज्य के अगले जो शासक बनते हैं, राजा जो बनते हैं, वो कौन होते हैं? संभाजी महाराज। ठीक है, तो अब संभाजी महाराज को हम लोग देखेंगे। तो छत्रपति संभाजी का शासन हम लोग देखते हैं जो 1680 से 1689 तक इनका रहता है। 1680 से 1689 तक ये शिवाजी महाराज के पुत्र होते हैं। संभाजी महाराज ये छोटे पुत्र थे और इन्होंने गोरिल्ला पद्धति, अभी मैं आपको बताऊंगा गोरिल्ला पद्धति क्या होता है, लेकिन शिवाजी ने इन्हें पनहाला किले में कैद कर दिया था। पनहाला किले में, तो ये हिस्ट्री दूसरा है पनहाला किले में कैद करने की, लेकिन हम लोग इस हिस्ट्री को नहीं जाते हैं क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अभी के लिए अवॉइड ही करते हैं। लेकिन 16 जनवरी और 1681 को इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है, ठीक है। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। इन्होंने ब्राह्मण कवि कलश को, एक ब्राह्मण कवि था, ब्राह्मण कवि जिसका नाम था कलश, उसको प्रशासन का जो मतलब प्रशासन का सर्वोच्च पद इसको दिए थे। प्रशासन का सर्वोच्च पद, प्रशासन का सर्वोच्च पद किसको दिए थे? कलश को दिए थे। ये कवि था, कवि कलश को इन्होंने अपने समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया, और ये अपने अष्टप्रधान में क्या हो गया था? विघटन हो गया था। इन्होंने औरंगजेब के पुत्र को, संभाजी महाराज जी ने औरंगजेब के जो पुत्र था अकबर द्वितीय, इसको शरण दिए थे, जिससे अकबर, जब मैंने औरंगजेब की हिस्ट्री जब पढ़ाया था उस वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो, उसमें मैंने बताया था कि अकबर को जब इन्होंने शरण दिया था तो इनकी हत्या करवा दिया था। औरंगजेब ने इनको हत्या कर दिया था संभाजी महाराज का, और बहुत ही क्रूरता के साथ ये हत्या किया था। और संभाजी महाराज के साथ साथ जो कवि कलश था, इनकी भी हत्या करवा दिया था। और देखिए ये एक मूवी आया था छावा, अगर आपने विक्की कौशल का वो मूवी देखा है छावा, तो उसमें बाकायदा पूरी तरह दिखाया गया कि कैसे संभाजी महाराज की हत्या होती क्रूरता के साथ है। तो वो मूवी बहुत ही बेस्ट है, जाकर अगर नहीं देखे हैं तो वो अपने मोबाइल में वो देख सकते हैं। तो इनका जो होता है, इनकी हत्या करवा देता है औरंगजेब ने। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी पर बैठने के लिए इनके जो भाई होते हैं राजा राम, वो गद्दी पर क्या होते हैं, पहले तो एक बार बैठे थे, लेकिन वो उत्तराधिकारी के चक्कर में इनके विवाद हो गया था, किसके? संभाजी महाराज के साथ। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा? अब क्योंकि बचे थे राजा राम, तो राजा राम पुनः क्या होते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। तो इनको हम लोग देखेंगे, इनकी हिस्ट्री राजा राम के बारे में। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संभाजी महाराज थे वो गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई लड़ते थे। गोरिल्ला पद्धति एक थी, जैसे कि संभाजी महाराज भी शिवाजी महाराज भी गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे। ये गोरिल्ला पद्धति क्या थी कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जंगल हो गया, इसमें छिप कर दुश्मनों को मारा जाता था, छिपकर वो दुश्मनों को ऐसे ढेर किया जाता था। तो यही गोरिल्ला पद्धति, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर, जंगलों में छिपकर दुश्मनों को मारा जाता था। तो ये गोरिल्ला पद्धति बहुत अच्छी तरह से ये लोग जानते थे। अब हम लोग देखते हैं राजा राम का इतिहास। देखिए राजा राम और ताराबाई ये कौन है? पहली बात तो ये राजा राम जो होते हैं ये शिवाजी महाराज के ही पुत्र हैं। देखिए संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजा राम गद्दी पर बैठते हैं, पुनः गद्दी पर बैठते हैं, दोबारा ये गद्दी पर बैठते हैं संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद। लेकिन ये ताराबाई कौन? ताराबाई इनकी पत्नी थी, ये भी गद्दी पर बैठती हैं। कब बैठती है इसको मैं आगे बताऊंगा, पहले तो राजा राम को देख लेते हैं। इनके नीचे 8 अष्टप्रधान मंत्री, मतलब 9 मंत्री काम करते थे। पहले तो 8 अष्टप्रधान काम करते थे, वो संभाजी महाराज के टाइम में काम करते थे। लेकिन राजा राम ने अपने समय में 9 प्रधान को, मतलब मंत्रियों को काम में लगाया था। तो 9 मंत्रियों को अपने काम में लगाया था। 1689 ईस्वी में औरंगजेब के आक्रमण के डर से राजा राम ने रायगढ़ को छोड़ दिया था। राजा राम ने रायगढ़ को छोड़कर जो तमिलनाडु के जिंजी प्रांत था, तमिलनाडु
तमिलनाडु का जो जिंजी था, जिसको जीता गया था, जिंजी को संभाजी महाराज ने जीता था, वहां पर इन्होंने जाकर शरण ले लिया था। मतलब इस जिंजी को अपनी राजधानी बना दिया था। जिंजी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ये कौन बनाया? राजा राम ने जिंजी को राजधानी बनाया। और ये 8 वर्षों तक ये जिंजी को अपनी राजधानी बनाए रखते हैं। 8 वर्षों तक 8 वर्षों तक जिंजी को अपनी राजधानी बनाए। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में रायगढ़ पर आक्रमण करता है और इनको राजा राम को बंदी बना लेता है। लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 1707 में होती है। 1707 में होती है। तब तक ये कैद में रहते हैं। 1707 तक ये कैद में रहते हैं। राजा राम के समय 1689 में मुगलों ने रायगढ़ को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो मुगलों ने जो राजा राम का जो रायगढ़ किला था उसको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। रायगढ़ किले को 1698 में राजा राम, देखिए मैंने आपको जो अभी बताया था कि औरंगजेब ने रायगढ़ पर आक्रमण करके 1689 में आक्रमण करके रायगढ़ पर किले करके मैंने बताया कि राजा राम को कैद कर लिया था 1707 तक, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर गया। लेकिन उसको जो राजा राम को कैद नहीं किया था, मैंने वो गलती से बताया, वो साहू जी थे। साहू जी, तो साहू जी को कैद किया था। ठीक है, साहू जी को कैद किया था। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। लेकिन 1698 हम लोग देखते हैं कि 1698 में जब राजा राम ने जिंजी से वापस आते हैं, जिंजी से मतलब तमिलनाडु से, जिनका 8 वर्षों तक वहीं पे रहते हैं, वो जब वापस आते हैं तो सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। कहाँ पर? सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। सतारा को राजधानी बनाया और 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब औरंगजेब से पहले ही राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दे। लेकिन जो इनकी पत्नी थी वो गद्दी को संभालती है, ताराबाई। अब आती हैं ताराबाई, जो 1700 से 1707 तक गद्दी को संभालती है ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को, जिनका नाम होता है शिवाजी द्वितीय के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं। 4 वर्ष के ये होते हैं, 4 वर्ष के गद्दी पर बैठते हैं। और स्वयं जो इनकी मतलब रक्षा करती हैं, संरक्षिका बनी होती हैं, संरक्षिका, ये कौन होती हैं? इनकी माँ होती है कौन? ताराबाई। तो ताराबाई के देख रेख में ये शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे रहते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के जो पुत्र होता आजम शाह ने जुल्फिकार खां के कहने पर साहू जी को आजाद कर देता है। तो मतलब आजम, जो औरंगजेब का एक पुत्र था आजम शाह ने जुल्फिकार के कहने पर जो साहू जी को कैद किया हुआ था वो छोड़ देता है, आजाद कर देता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? साहू जी बैठते हैं 1707 से 1749 तक। तो औरंगजेब की कैद से जब रिहा होने के बाद ये सतारा पहुंचते तो सतारा पर किसका अधिकार था? सतारा पर ताराबाई का अधिकार था। किसका? ताराबाई का। जो इनकी पुत्र जो बैठे रहते हैं शिवाजी द्वितीय, ये ताराबाई के संरक्षिका में ये बैठे रहते हैं। तो ताराबाई का अधिकार था 1707 में। तो 1707 में 12 अक्टूबर, अब हम लोग देखेंगे साहू जी महाराज का थोड़ा इतिहास इनका भी देख लेते हैं कि जब औरंगजेब से ये रिहा होते हैं 1707 में, तो जब ये सतारा पहुंचते हैं तो देखते हैं कितने ताराबाई, उनका अधिकार था सतारा पर, इनका अधिकार, ये गद्दी पर ये बैठी होती है ताराबाई। चूंकि ताराबाई गद्दी पर नहीं बैठी होती है, ये केवल संरक्षिका होती है, इनका पुत्र बैठा रहता है शिवाजी द्वितीय। तो खेड़ा का युद्ध ये साहू जी महाराज ने 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध लड़ते हैं। खेड़ा का युद्ध लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? ये लड़ते हैं ताराबाई से। गद्दी पर बैठने के लिए ये लड़ते हैं ताराबाई की सेना से और साहू जी की सेना। तो मतलब इन दोनों में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू जी की विजयी होती है। अब एंट्री कौन करते हैं? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ की सहायता से ये विजयी प्राप्त करते हैं। और ताराबाई वहां से भागकर कहाँ पहुंच जाती है? दक्षिण महाराष्ट्र में चली जाती है। तो दक्षिणी
महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र में चली जाती है। फिर आता कि 1708 में साहू जी का राज्याभिषेक तो होता है, तो वो अपनी राजधानी को सतारा ही बनाए रखते हैं, सतारा ही बनाए रखते हैं। फिर आता कि 1731 में मराठा दो भागों में बढ़ जाते हैं, जो वारणा की संधि कहलाती है। मराठा जो होते हैं दो भागों में बट जाते हैं। उत्तर राज्य में साहू जी के अधीन, उत्तर राज्य जो होता है, उत्तर राज्य जो होता है, और एक होता है दक्षिण राज्य। मराठा राज्य कब बढ़ते हैं? 1731 में, ठीक है, 1731 में। एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण। तो इसमें से जो उत्तर राज्य होता है, जिसकी राजधानी सतारा होती है, और इस पर कौन राज करता है, किसके अधीन होता है? ये साहू जी के अधीन होता है, साहू जी के अधीन होता है। लेकिन दक्षिण में किसका होता है? शिवाजी का। शिवाजी ये कौन होते हैं? शिवाजी द्वितीय, जो ताराबाई के पुत्र है, शिवाजी द्वितीय। और इनकी राजधानी कहाँ होती है? कोल्हापुर होती है, ठीक है। देखिए 1708 में हम लोग अभी देखे थे कि विश्वनाथ जी की सहायता से वो ताराबाई पर जीत हासिल करते हैं। लेकिन 1708 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते, यानी सेना का व्यवस्थापक पद दिया था। ये बालाजी कौन थे? ये सेना के व्यवस्थापक थे, जो 1708 में साहू जी ने ये पद दिया था। 1713 में क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर आसीन करते हैं। 8 में तो सेना का व्यवस्थापक बनाते हैं, लेकिन 1713 में वो पेशवा होता है, एक बोले तो पेशवा प्रधानमंत्री, उस पद पर आसीन करते हैं, बैठाते हैं। ये कौन बैठाते हैं? साहू जी बैठाते हैं। इसके बाद देखिए, जब पद जो इसके बाद आता है, क्योंकि ये मराठा साम्राज्य के बाद इसके बाद जो पद आता है वो पेशवा का पद आता है, पेशवाओं का ये पद वंशानुगत चलने लगता है। लेकिन 1700 हम देखते हैं कि 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी जो राजसबाई ने ताराबाई और उसके पुत्र शिवाजी को कैद कर लिया, और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के वो कहाँ पर? कोल्हापुर में बस गई। राजा राम की जो दूसरी पत्नी होती है राजसबाई ने, और ताराबाई, और उसके जो पुत्र होते हैं कौन? शिवाजी द्वितीय जो होते हैं, इनको कैद कर लेते हैं और अपने पुत्र संभाजी के साथ वो कोल्हापुर में कहाँ पर बस जाती हैं? कोल्हापुर में जाकर बस जाती है। इसके बाद जो आते हैं राजा राम द्वितीय, ये ताराबाई के कहने पर राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया जाता है। ताराबाई के कहने पर ही किसको बनाया जाता है? छत्रपति बनाया जाता है। राजा राम द्वितीय को हम लोग देखते हैं अभी। राजा राम द्वितीय, इनका जो टाइम पीरियड होता है 1749 से 1750 तक होता है, इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये ताराबाई के कहने पर इनको छत्रपति की उपाधि दिया जाता है। इनके काल में 1750 में एक संगोली की संधि होती है, जो केवल बस आपको डेट याद करना है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच क्या होता है? ये संधि होती है। तो बालाजी वर्सेस किसके बीच होता है? राजा राम द्वितीय के बीच ये संधि होती है। इस संधि के अनुसार जो मराठा संघ का वास्तविक नेता वो पेशवा बनता है। अगर वास्तविक नेता की बात करें, वास्तविक नेता, तो इसी संधि के बाद वो पेशवा बनता है। क्या बनता है? पेशवा बनता है। इसके बाद जो पेशवाओं के काल में मराठा साम्राज्य हम लोग देखेंगे, पेशवाओं के काल में मराठा साम्राज्य हम लोग देखेंगे पेशवाओं के काल में। देखिए, प्रधानमंत्री पद को ही पेशवा बोला जाता है। प्रधानमंत्री पद को क्या बोला जाता है? पेशवा बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पेशवा होता क्या है, तो प्रधानमंत्री पद को ही पेशवा बोला जाता है। अब बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा बनते हैं 1713 से 1720, ये पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो इनकी हिस्ट्री हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो अगले चैप्टर में, क्योंकि ये जो मराठा साम्राज्य है ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। अलग अलग छोटा छोटा वीडियो पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कर दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए छोटे भागों में हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।